Good evening, sir. Yes, good evening. Okay, let me start. Last day two topic left in coordination. Today is reaction mechanism. सर मैग्नेटिज्म करेंगे पहले. Magnetic. Yes. Okay, no problem. Well, let me start magnetism. What is magnetism? How many type of magnetism? Describe one by one. हमने पहले डिस्कशन किया था कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कुछ ऐसे आप होते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. तो Yes. ये सब जो डाटा है वो किस बेसिस पे दिया गया? एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट उनका निकाला गया था कि मैग्नेटिक मोमेंट उनका क्या निकल रहा है. उसके बेसिस पे उनको लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइन किया गया था. तो यहाँ से आया था मैग्नेटिज्म. अब मोस्टली देखा गया कि जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं. पैरामैग्नेटिक मतलब उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है. जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो बिहेव करता है एज अ टाइनी मैग्नेट. उसका खुद का अपना जो है मैग्नेटिज्म होता है. इसके बेसिस पे अलग अलग सब्सटेंसेस जो है, अलग अलग मैग्नेटिज्म जो है डिफाइन किए गए. फर्स्ट जैसे कि होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ये कौन से डायमेट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं? व्हिच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये रिप्रेजेंट इनको इस तरह करते हैं कि अगर एक आपका राइट डायरेक्शन में है तो दूसरा आपका लेफ्ट में होगा. मतलब एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता है. Yes. इसी तरह इसमें जो सारे आपके होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के. ये जो मैग्नेटिज्म है, ये जो सब्सटेंसेस है, जब इनको व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे फील रिपल्शन. डायनेमिक सब्सटेंसेस को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रिपल्शन फील होता है. और इनका जो वेट मिलेगा हमें इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा लेस देन होगा इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में डायनेमिक सब्सटेंस को रखते हैं तो क्या हो जाता है? रैंडमाइजेशन हो जाती है. Yes. रैंडमाइजेशन होने की वजह से जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसल आउट हो जाता है. इस वजह से जो होता है वो रिपल्शन को फील करते हैं. Yes. अब ऐसा देखा गया है कि कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे भी हैं which show paramagnetism, which show little paramagnetism. मतलब वो मैग्नेटिक तो होते हैं लेकिन वो जैसे ही टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं. उसका क्या मतलब है? जैसे हमारे पास दो लेवल होते हैं, होमो लेवल और ल्यूमो लेवल. तो जो इनके बीच में एनर्जी का सेपरेशन होता है वो बहुत कम होता है होमो और ल्यूमो के बीच में. जैसे ही उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है चाहे रूम टेम्परेचर पे हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके होमो से ल्यूमो में ट्रांसफर हो जाते हैं.
जिसकी वजह से हमें पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं टीआईपी। मतलब क्या है इसका? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ये हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं विच हैव पेयर स्पिन, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा और नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें जीरो मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव वन और मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास आपके पास एक या एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये इनका जो अलाइनमेंट होता है वो रैंडमली होता है, मतलब कोई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका एडअप हो जाता है सारा, और ये मैग्नेटिक कैरेक्टर जो आपका शो करते हैं। जब इनको प्लेस करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड तो अट्रैक्शन फील होता है, और इनका जो वेट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड मोर देन द वेट इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में जो हमें वेट है वो हमें ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द एब्सेंस। यस। इसके अलावा हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो अलाइनमेंट होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। इनका एक सब इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एंड अप हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमें फेरोमैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा मिलता है। इनके एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। एक और टाइप होती है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कुछ का जो होगा वो अपोजिट होगा। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फेरोमैग्नेटिक से कम होता है। एक कैटेगरी होती है बस एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर एक आपके पास पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो दूसरा एंटी पैरेलल हो जाएगा, और एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। फेरी मैग्नेटिक का एग्जांपल है आपका फेराइट, Fe2O3। एंटी फेरल का एग्जांपल है आपका MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड। ये सारे आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स हैं। यस।
पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसको हम निकालते कैसे हैं। जैसे हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं, एक होते हैं हमारे पास स्पिन मोशन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, और ऑर्बिटल मोशन का मतलब कि अपनी ऑर्बिट के न्यूक्लियस के अराउंड अपनी ऑर्बिट में वो घूम रहा है। इनकी वजह से हमें दो तरह के मोशन मैग्नेटिक मोमेंट मिलते हैं, स्पिन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और ऑर्बिट की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, और स्पिन कंट्रीब्यूशन की वजह से होता है 4s × s+1। एस आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है n × n+1। अब जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो क्वेंच्ड होता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्वेंच्ड होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिटल्स में आपका रिवॉल्व कर रहा है, तो वो बाहर के केमिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। जैसे ही इंटरेक्ट करता है तो उसका मोशन लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस में है, मेनली सिर्फ पिन पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4s × में s+1। अब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ। अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन कितनी हो जाएगी, n/2। पुट कर देंगे इसको n/2, s को n/2 में प्लस में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n × n+2 बोर मैग्नेटो। ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। n क्या है हमारे पास यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया हम कि हम थ्योरेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। यस। मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नेटिकली नहीं निकाल सकते, हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। डिनोट करते हैं इसको काई से। इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास गाइस मेथड, गॉस बैलेंस। एक होता है हमारे पास फैराडे मेथड। गॉस बैलेंस में क्या होता है, आपका सब्सटेंस ले लेंगे एक पायरेट्स की ट्यूब में, फाइन ट्यूब होती है, उसमें आपका सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में प्रॉपरली पैक होना चाहिए। उसको प्लेस कर देंगे हम इन द प्लेसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा दिए। इसको हमने साथ में सब्सटेंस को अटैच कर दिया, साथ में हमारे पास होता है वेइंग बैलेंस। हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, तो क्या करेंगे हम उसका सबसे पहले वेट मेजर करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करेंगे वेट इन द एब्सेंस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे और उसका वेट मेजर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारे पास पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस है तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन फील होगा, और जो उसका वेट है वो आपका ज्यादा मिलेगा इन कंपेयर टू द एब्सेंस। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा और रिपल्शन फील होगा, और उसका जो वेट है हमें कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू द एब्सेंस। तो यहाँ से जो है हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया है। यहाँ से हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल लेते हैं। अब इस मेथड के
कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है कि इसमें ये इट इज इजी, सिंपल, सिंपल मेथड है ये, इजी है और ऑपरेट करना भी आसान है। सेकेंड, हमने जो इसमें सब्सटेंस लिया है ये लार्ज क्वांटिटी में लिया है, तो हमारे पास जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो भी ज्यादा होगा, तो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आसानी से निकल आती है। लेकिन नुकसान ये है कि इसमें जो ट्यूब में हमने जो सब्सटेंस देना होता है प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए और पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली, इसमें जो सैंपल का अमाउंट लेते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से जो वेस्टेज होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये इसके ड्रॉबैक है। यस, गुड। यस, फैक्टर कितने, हाउ मेनी फैक्टर्स प्रेजेंट इन मैग्नेटिक टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट? हाउ मेनी फैक्टर, फैक्टर्स प्रेजेंट इन मैग्नेटिक टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। फैक्टर? फैक्टर तो सिर्फ टेम्परेचर ही है बस। एंड हाउ मेनी टाइप प्रेजेंट इन मैग्नेटिक टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट किस किस तरह से निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड है कोऑर्डिनेशन में? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं, उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। यस, किस जैसे किस दो तरह से? मेथड होते हैं, गाइस मेलन्स और फैराडे मेथड आपके, इनसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं। फिर उसका रिलेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। यस, जैसे एम्पियर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, 1 एम्पियर्ड इलेक्ट्रॉन एफ, उसमें। अच्छा वो, यस, उसका 1.78, 1.80 आता है। तो इस तरह के कितने यस सर, टाइप्स हैं जिससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सके? डी ब्लू का तो सर हम इस तरह निकालते हैं, एन इंटू में एन प्लस में टू, बहुत मैग्नेटिक। एफ ब्लॉक के लिए अलग होता है। यस, बताइए कौन कौन सा होता है? एफ ब्लॉक के लिए हमें पहले ये एक जी फैक्टर होता है, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, वो यस, कैलकुलेट करना होता है। ये जी फैक्टर भी। लैंडे लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम टू द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला होता है इसके पास, इसका 3/2 प्लस में एस इंटू में एस प्लस वन माइनस में एल इंटू में एस एल प्लस वन डिवाइडेड बाय में 2J इंटू में J प्लस में वन। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लिया हमने सीरियम+3 का, इसमें हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले हम इसकी स्पिन कितनी होगी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट किसमें, एस ऑर्बिटल में, तो और एल की वैल्यू क्या होगी, 3, इसमें पुट कर देंगे। जे हमारे पास क्या होगा, एल माइनस में एस। अगर हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड होता है तो जे होता है एल माइनस एस, अगर मोर देन हाफ फील्ड होता है तो हम लेते हैं एल प्लस में एस। तो 3 माइनस में हाफ क्या हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एस की हाफ इंटू में हाफ प्लस वन माइनस में एल इंटू एल प्लस वन में 2।
इसका जो जी फैक्टर है वो आएगा हमारे पास 12/14, विच इज इक्वल टू 6/7। ये हमारे पास जी आ गया। इसको बोलते हैं लैंडिस स्प्लिटिंग फैक्टर। तो अब इसकी जी की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। फॉर एफ लॉग इट इज इक्वल टू जी अंडर द रूट जे इंटू में जे प्लस में 1। जो एफ ऑर्बिटल्स होती हैं उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उनमें एलएस कपलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से कंबाइन करके हम ये फॉर्मूला लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू में जी इंटू में जे प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। तो जी की वैल्यू हमने निकाली 6/7। जे की वैल्यू हो गई हमारे पास 5/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। यस। यस, आपने एक लिंडे फैक्टर बता दिया है, मैग्नेटिज्म वाला हो गया है। एक ग्राउंड स्टेट टर्म चेंज होती है, उससे भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है स्लाइटली। एक क्वार्टर वेशन थ्योरी होती है, स्पिन क्रॉस ओवर होता है, फ्री आयन कॉम्प्लेक्स होता है, एलएस कपलिंग। 5 टाइप से हम चेंज करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करते हैं। वो भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है कोऑर्डिनेशन में, मैग्नेटिज्म में। सर आपने अभी कौन सी थ्योरी का नाम लिया, वो मैंने कभी पढ़ी नहीं है। क्वार्टर वेशन थ्योरी। नहीं सर, ये मैंने कभी नहीं पढ़ी। वैसे 5 तरह से होता है, उनमें आप देखना, चेक करना। ग्राउंड स्टेट टर्म का पता है आपको, जो चेंज होता है ट्रिपली स्टेट, सिंगली से ट्रिपली चेंज होता है स्लाइटली। जैसे मैग्नेटिज्म में तो सिर्फ ये पढ़ा है कि होमो और लुमो के बीच में गैप कम होता है, तो कुछ केसेस में तो इलेक्ट्रॉन आपका होमो से लुमो में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पैरामैग्नेटिज्म देखने को शो मिलता है। उसको टीआईपी बोलते हैं, हाँ, वो टेम्परेचर होमोली, इंडिपेंडेंट वो तो पैरामैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म हो गया, वो तो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन, उसके कारण होता है हम्म। चेंज। तो वो फ्री हम्म। आयन कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग एलएस कपलिंग है। हम्म। स्पिन क्रॉस ओवर होता है, स्पिन क्रॉस ओवर में आपने देखा होगा, हाई स्पिन से लो स्पिन चला जाता है, लो से हाई हो जाता है। यस सर। और ग्राउंड स्टेट टर्म जो चेंज होती हैं, D4 D5 D6, हाई स्पिन से लो स्पिन मैग्नेटिज्म में। ट्रिपलेट T1G, डबलेट T2G, सिंगलेट A1G, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन भी आता है CSIR गेट में कई बार। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से कोई दिया हुआ है, उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी कोऑर्डिनेशन में। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म ये चेंज होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। यस सर, ये पढ़ा हो मैंने, हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम। यस। इसमें एक एग्जांपल आता है हमारे पास, एफ पी फिनेंशियलियम का 2 और एनसीएस। ये आपका फिनेंशियलियम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये एनसीएस आपका वीक लिगेंड है। तो अगर हम इसकी Fe+2 स्टेट में है, अगर हम निकालें इसकी ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी 1A1G और इस केस में आएगी हमारे पास 5EG। तो क्या होता है, ये आपस में लो टेम्परेचर पे ये बिहेव करता है एज अ लो स्पिन और हाई टेम्परेचर पे बिहेव करता है एज अ हाई स्पिन।
मेनली जो ये D4 D5 D6 और D7 के एग्जाम्पल जो है ये इक्विलिब्रियम शो करते हैं। मेनली हम इसमें D6 के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट इसकी 1A1G थी, एक्साइटेड स्टेट 5EG थी। जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इनके मैग्नेटिक मोमेंट वेरी करता है। इसको बोलते हैं हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम। फिनेंथ्रोलिन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी वजह से ये बिहेव करता है एज अ लो स्पिन। एनसीएस आपका वीक लिगेंड है, इसकी वजह से ये बिहेव करता है एज अ हाई स्पिन। यस, यस, राइट। एक चीज से बीच में डिफाइन करनी रहेगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यस, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू टेक अप द मैग्नेटाइजेशन। कि कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन होता है इसके बीच में बी इज इक्वल टू एच प्लस में 4 पाई आई। बी आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एच आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, आई होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे एच से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आई में एच। जो ये आई पाई में एच है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से। तो उस केस में जो हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका, ये साथ में मतलब बिहेवियर शो करता है टेम्परेचर के साथ में। पैरामैग्नेटिक के लिए अलग शो करता है, डायमैग्नेटिक के लिए अलग करता है और फेरो मैग्नेटिक के लिए अलग करता है। तो एक साइंटिस्ट थे क्यूरी, उन्होंने एक लॉ बनाया था, क्यूरी लॉ, टू शो द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद द टेम्परेचर। उन्होंने कहा फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस काई इज इक्वल टू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के। मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेंडमाइजेशन बढ़ता है। रेंडमाइजेशन बढ़ेगा तो जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ससेप्टिबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हम हटाएं तो उन्होंने कांस्टेंट का नाम दिया सी। का इज इक्वल टू में सी बाई में टी। ये सी है आपका क्यूरी कांस्टेंट। अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काई की वैल्यू कम होती जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो, उनमें जो काई की वैल्यू है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है, वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द टी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह की लाइन मिलेगी। फिर उन्होंने इसको आगे मॉडिफाई किया कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें ये डायरेक्टली टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। उन्होंने इसको मॉडिफाई करके क्या लिखा, काई इज इक्वल टू में सी बाय में टी माइनस में थीटा। सी थीटा क्या है हमारे पास? बेस कांस्टेंट है।
इसको बोलते हैं क्यूरी वेव्स लॉ। इन केस ऑफ द डाय इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक, इन केस ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिक, जो ये थीटा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। और इन केस ऑफ द आपके पैरामैग्नेटिक, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। यस। इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक हमें इस तरह की कर्व मिलती है। ये जो पीक है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके टेम्परेचर को। इस टेम्परेचर को बोलते हैं नील्स टेम्परेचर। जो आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं विद द टेम्परेचर। बिलो द नील टेम्परेचर ये इनका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा, और अबव द नील टेम्परेचर इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। बिलो द नील टेम्परेचर ये शो करते हैं अपना एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, और अबव द नील टेम्परेचर क्या करते हैं, ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं और शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। उसी तरह से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये भी अलग बिहेवियर शो करते हैं अबव इसमें जो ये लिमिट है इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, जहाँ पे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। अबव द क्यूरी टेम्परेचर ये बिहेव करेंगे एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और बिलो द क्यूरी टेम्परेचर ये बिहेव करेंगे एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये इस तरह से शो करते हैं। अब एक ग्राफ आता है हमारा 1 बाय में काई एम वर्सेस में टेम्परेचर के। तो हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। ये हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये हमारी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसके केस में जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, और पैरामैग्नेटिक के केस में हमें जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि काई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी बाय में टी माइनस में थीटा। इसको उल्टा करो 1 बाय में काई, तो अगर टी माइनस में थीटा बाय में सी, इसको अलग अलग कर दिया हमने टी बाय में सी माइनस में थीटा बाय में सी। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 1 बाय में काई एम वर्सेस टी के। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया 1 बाय में काई एम, और एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास टेम्परेचर। तो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, माइनस में थीटा बाय में सी। अभी हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक नेगेटिव गिरा और एक नेगेटिव यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव। तो हमें जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है उसमें इंटरसेप्ट हमें पॉजिटिव मिल रहा है। और पैरामैग्नेटिज्म के केस में हमें थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो इस तरह से जो ये काई की वैल्यू है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए। यस, गुड। गुड। यस, ये हो मैग्नेटिज्म में इसकी ड्रॉबैक लिमिटेशन क्या है, यानी होल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की लिमिटेशन सर? यस, कुछ है। नहीं सर, लिमिटेशन तो मैंने कभी से बुक में देखी नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी अदर टॉपिक आपने कौन सा किया है? एक टॉपिक सर, एक मिनट।
एक सर इसमें वो रह गया कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं यस, और कौन से नहीं करते। वही तो मैंने बोला था आपको, ग्राउंड स्टेट टर्म में जो चेंज होता है वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ही होता है। इससे स्लाइटली मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है, जो आपने बताया था ना उसी में आपको ऐड करना था। कोई नहीं तो ये ये कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कीजिए। हमने दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब कौन से कॉम्प्लेक्सेस जो आपके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, उसके लिए पहले देखते हैं कि हमारे पास डी ऑर्बिटल्स जो होती है, 5 डी ऑर्बिटल्स होती है। तीन तो आपकी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जो डी जेड स्क्वायर है वो डबल शेप होती है आपकी अलोंग द एक्सिस, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपकी अलोंग द एक्सिस पेंडेंट होती है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो जो आपकी ऑर्बिटल है, दैट शुड बी डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनरेट। अब इसमें हमने ट्रिपली डीजेनरेट वर्ड यूज किया है। हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरह होती है, टी टू जी नीचे और ई जी आपकी ऊपर। अगर हमारी ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो उस केस में ऑर्बिटल मूवमेंट शो होगा। क्यों? इसके लिए कंडीशन होती है कि आपकी जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में जो उनकी शेप होती है वो इंटरकन्वर्टेबल होनी चाहिए। तो जो जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स है, ये इनकी शेप सिमिलर सी होती है तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, इनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की तरफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं देंगी। जो टी टू जी ऑर्बिटल है वही देंगी। अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट हमने लिया डी वन का कोई कॉम्प्लेक्स है, बस डी वन है, तो हम फिर ऐसे करेंगे। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी तीन है कि आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी जा सकता है, इसमें भी हो सकता है, डी वाई जेड में भी हो सकता है, डी जेड एक्स में भी हो सकता है। तो इस केस में हमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो हमने देखा कि कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिले हमें, जैसे हम डी कॉम्प्लेक्सेस में तो सिर्फ स्पिन कंट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी मिले जिनका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से ज्यादा आ रहा है। तो देखा गया कि उनमें मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से होता है हमारा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से। जब आपकी टी टू जी ऑर्बिटल जो आपकी ट्रिपली जनरेट हो। डीजनरेट है, डीजनरेट है। Yes. उसी तरह जैसे हम डी टू का केस देखें, तो ये इसमें भी ये डीजनरेट है, तो ये भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को शो करेगी। डी थ्री का केस लेंगे तो ये शो नहीं करेगी क्योंकि ये नॉन डीजनरेट हो गई। इसमें अब सिंगल ही पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। डी फोर की केस में दो पॉसिबिलिटी है, एक आपके पास हाई स्पिन हो जाए, एक आपके पास क्या हो,